वजह से यहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को सुनने के लिए अनवरत अपना अमूल्य समय इस धूप में दिया है। मैं भूर भूर प्रशंसा करता हूँ और भाई सुशील पासी जी को जिताने के लिए जो आपने प्रतिबद्धता दी है उसके लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी अति प्रसन्न है। मैं मंच पर उपस्थित हमारी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर आकर उन्होंने आप सबको भी आशीर्वाद देंगी, आप लोगों को अपने वचनों से उद्बोधन करेंगी। आदरणीय माननीय सोनिया जी के प्रतिनिधि आदरणीय किशोरीलाल शर्मा जी, हमारे मंचासीन भाई सुशील पासी जी, जिनके लिए आप लोगों ने, आप सब ने यहाँ अनवरत धूप में बैठकर समय दिया है, मैं उनका भी मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रभारी भाई अजीत जी, सम्मानित मंच कोऑर्डिनेटर भाई मनोज जी और बहुत सारे हमारे साथी जो मंच के नीचे उपस्थित हैं, मैं उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रियंका जी ने सुशील पासी जी के ऊपर विश्वास किया है। मैं कुछ न बोल के मैं अपना समय आदरणीय अपनी नेता को दूंगा, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास किया है बछावा विधानसभा की जनता के ऊपर। इस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने टिकट दिया है और शुरू से कह रही थी कि मैं सुशील जी को विधायक बनाऊंगा। उनकी हार्दिक इच्छा है कि बछावा में कांग्रेस का विधायक बने और आप लोगों की बदौलत उन्होंने भरोसा किया है। तो मैं आप सब से, अपनी माताओं और बहनों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से, सबसे आशीर्वाद की कामना करता हूं कि एक बार सुशील पासी जी को विधायक बनाकर आदरणीय हमारी नेता और आपके मार्गदर्शक जिन्होंने भरोसा किया है उनको अपना मत देकर आप निश्चित रूप से यहाँ का विधायक सुशील पासी जी को बनाकर दिखाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में मैं बछरावा विधानसभा के प्रत्याशी सुशील पासी से गुजारिश करूंगा, आए और इस जनसभा को संबोधित करें। सुशील पासी जी। सुशील जी आए, उससे पहले गुजारिश करूंगा, रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंकज तिवारी जी हमारे बीच में आ गए हैं, वो अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद भाई मनोज जी। आज बछरावा विधानसभा में उपस्थित हमारी राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी और इस बछरावा विधानसभा के प्रत्याशी श्री सुशील पासी जी और हमारे सांसद प्रतिनिधि आदरणीय श्री के.एल. शर्मा जी और इस विधानसभा के प्रभारी अजीत सिंह जी और हमारे तमाम साथियों आदरणीय सभी का हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से स्वागत करते हैं और सामने बैठी हुई सारी जनता को हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई हुई है, आप सबको इस भाजपा की सरकार की नाकामियों के बारे में बताएंगी कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया है अन्याय के खिलाफ, गरीब शोषित समाज के खिलाफ। अभी आपके सामने सब बताएंगी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी। धन्यवाद पंकज तिवारी जी। इसी कड़ी में मैं गुजारिश करूंगा सुशील पासी जी से वो आए और बछरावा विधानसभा की इस जनसमूह को संबोधित करें। परम श्रद्धेय सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन की महानायिका, हम सबकी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस का परिवार का सदस्य बनाने वाले परम आदरणीय के.एल. शर्मा जी, मनोज यादव जी और जिले के जिला अध्यक्ष परम आदरणीय पंकज तिवारी जी और मंच के सामने बैठे हुए
पितातुल बुजुर्गों, नौजवान बहादुर साथियों, माताओं और बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति आज ऐसे दौर से गुजर रही है कि 20 करोड़ की जनता को न्याय देने के लिए व्यवस्था परिवर्तन की महानायिका आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में जब से वो प्रभारी बनी हैं तब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बदलाव सा आया है। जो एक चला चलाया परंपरागत तरीके से राजनीति होती थी, उस राजनीति को बदलने का नाम प्रियंका गांधी है। प्रियंका गांधी ने कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार जब जुल्म जाती करती थी तो कोई नेता सामने नहीं आता था। आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनती हैं और जब सोनभद्र में आदिवासियों पर गोलियां चलती हैं, उनको निहत्तों को मार दिया जाता है, तो उत्तर प्रदेश का कोई नेता नहीं बोलता। उसमें हमारी महानायिका आदरणीय प्रियंका गांधी जी उन आदिवासियों को न्याय दिलाने के लिए उस सोनभद्र में पहुंचने का काम करती है। जब किसी बेटी को जला दिया जाता है, उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने की बारी आती है, तो हमारी नेता प्रियंका गांधी पहुंच जाती हैं। और यहां तक जब लखीमपुर खीरी में किसानों पर गोलियां चलती है तो उत्तर प्रदेश का कोई नेता नहीं बोलता। हमारी नेता उन किसानों से मिलने के लिए जैसे ही लखीमपुर जाती है, ये क्रूर और निकम्मी सरकार हमारी नेता को 3 दिन तक जेल में रखती है। और आज मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने में कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी ये राजनीति किस दिशा में जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक तरफ 20 करोड़ की जनता है, एक तरफ 1200 नेता हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश में बारी बारी से पार्टी में जाते हैं। और बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी पार्टियां उन 1200 नेताओं के चंगुल में फंसे रहते हैं। सरकार बनती है, सरकार के खजाने का पैसा लूटा जाता है, नेता माला माल हो जाता है, पार्टी माला माल हो जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय नहीं मिलता है। ऐसे में हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि हम एक नई राजनीति करेंगे। और उस राजनीति में उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहला नारा दिया, लड़की हूं लड़ सकती हूं। 50% महिलाओं के लिए कोई सोच भी नहीं सकता कि तमाम महिलाओं को वोट तो उनसे लिया जाता है, तमाम फ्री योजनाएं दी जाती है, लेकिन राजनीति में उनको हिस्सा मिले, समाज में उनको हिस्सा मिले, नौकरी में उनको हिस्सा मिले, आर्थिक व्यवस्था में उनको हिस्सा मिले, इसकी चिंता किसी नेता को नहीं है, वो पार्टी चाहे कोई भी हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक और नई राजनीति किया कि सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में संघर्ष करने वाले तमाम नौजवानों को उत्तर प्रदेश में पहली बार मौका देने का काम किया। तमाम शिक्षकों को लड़ाया, तमाम डॉक्टर्स को लड़ाया, तमाम अधिवक्ताओं को लड़ाया, और जो उत्तर प्रदेश की जनता का हित चाहते हैं उनको मौका देने का काम किया। और मैं आज इस मंच के माध्यम से अपनी नेता के चरणों में वंदन करते हुए मैं भी आज आप मंच की अदालत के सामने कह रहा हूं, इस 22 साल के संघर्ष के बाद हमारी नेता ने न केवल मुझे न्याय दिया बल्कि मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, 22 साल पहले हमने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी इस बछरावा को सजाने के लिए। 22 साल की उम्र में हमने अपनी जिंदगी, जवानी सब कुछ कुर्बान कर दिया और चुनाव में आपके बीच में लड़ता था। लेकिन मेरे मित्रों, आपसे जितना बन पड़ता था उतना मुझे न्याय देते थे, लेकिन मेरे खिलाफ रायबरेली के तमाम ऐसे माफिया हैं, तमाम ऐसे पैसे वाले लोग हैं जो नहीं चाहते कि बछरावा में सुशील पासी। मैं पूछता हूं, मेरा गुनाह क्या है? 22 साल मैंने आपके बीच में काम किया। अगर कोई भी मतदाता कह देगा, किसी भी पार्टी का कह देगा, प्रबुद्ध समाज देवतुल्य सबके चरणों में वंदन करते हुए
मैं न्याय मांग रहा हूं, मैं आपसे आशीर्वाद मांग रहा हूं। अगर मैंने कभी किसी के साथ आहित किया हो, हमने कभी किसी के साथ अन्याय किया हो, हमने कभी किसी का बुरा चाहा हो, तो आप हमको सजा दे सकते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बारी बारी से आप बाहर वालों को मौका दे सकते हो, तमाम तरह के लोगों को विधायक बना सकते हो, तो क्या 22 साल बाद जिसको आदरणीय प्रियंका गांधी ने न्याय दिया, जिनको आशीर्वाद दिया, तो मैं जनता की अदालत में हाथ जोड़ करके आपसे भीख मांग रहा हूं, क्या सुशील पासी को आप 2022 में न्याय नहीं दे सकते? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मेरी जिंदगी, मैं आपको वचन देना चाहता हूं कि मैं जिसके साथ रहता हूं, निष्ठा और ईमानदारी के साथ रहता हूं, डर और लालच से मैं नहीं डरता, क्योंकि राहुल गांधी हमारे नेता कहते हैं डरो मत। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूं, और विशेष करके बचनावा की जनता से कहना चाहता हूं, आइए उत्तर प्रदेश को हम सजा ले और संवार ले। 32 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही होगी, हमने वो सरकार नहीं देखी है, और जब सत्ता में कांग्रेस थी तो सुशील पासी कभी कांग्रेस में नहीं था। और तमाम ऐसे लोग जिन पर मुझे हंसी आती है, उन पर गुस्सा भी आता है कि जब कांग्रेस सत्ता में होती है तो उनको कांग्रेस अच्छी लगती है, और जब आज कांग्रेस आज संघर्ष कर रही है तो उनको कांग्रेस अच्छी नहीं लगती है। लेकिन सुशील पासी आज उस कांग्रेस की विचारधारा के साथ है, क्योंकि कांग्रेस संविधान की विचारधारा है, कांग्रेस लोकतंत्र की विचारधारा है, और उसी संविधान में एक प्रस्तावना है। मैं उस प्रस्तावना का पुजारी हूं, मैं लोकतंत्र का पुजारी हूं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दर्शन का पुजारी हूं, सरदार पटेल के आदर्शों पे चलने वाला हूं, मौलाना आजाद के आदर्शों पर चलने वाला हूं, और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के उन बनाए हुए आदर्शों पर चलने वाला मैं एक नौजवान हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस प्रस्तावना में लिखा है इस देश के हर नागरिक को अवसर की समता होनी चाहिए। तो मैं बचनावा की जनता को ये वचन दे रहा हूं कि मैं 3.5 लाख मतदाताओं को और 5 लाख की जनता को मैं वचन दे रहा हूं, सुशील पासी विधायक नहीं होगा, बचनावा का विधायक होगा, और प्रियंका गांधी का सिपाही बनकर के मैं हर जाति हर मजहब के लोगों को मैं सम्मान करूंगा और सबके लिए काम करने का काम करूंगा। और दूसरी बात मैं और से कहना चाहता हूं, मैं उसी प्रस्तावना में जो लिखा है कि व्यक्ति की गरिमा, वोट आपका कम है या ज्यादा है ये मायने नहीं रखता है। लोकतंत्र में जो संविधान में है कि किसी एक व्यक्ति की भी गरिमा का ख्याल किया जाए, मैं आपको वचन देता हूं, आप हमें वोट देते हैं कि नहीं देते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन मैं बचनावा की जनता को वचन दे रहा हूं, एक एक व्यक्ति की गरिमा का सुशील पासी सम्मान करेगा और सबके हितों की रक्षा करेगा। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन आज मेरे सामने एक संकट खड़ा है। आप इतने हजारों की संख्या में आ गए, अब विरोधी लोगों ने आपस में गठबंधन कर लिया। ये गठबंधन बड़ा बेमेल है, तमाम उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो उस गठबंधन में नहीं होना चाहिए, लेकिन उस गठबंधन में है। सुशील पासी जनता की अदालत में कह रहा है, मुझ पर आरोप लगाते हो तो मीडिया को खरीद करके आरोप मत लगाओ। मंच की अदालत में कह रहा हूं, प्रियंका गांधी मुझे जो सजा देना चाहेंगी, सुशील पासी का ये सर उनके चरणों पे है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कभी किसी माफिया से नहीं डरा, मैं किसी पैसे वाले से नहीं डरा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये न्याय की लड़ाई है, ये धर्म युद्ध की लड़ाई है। सुशील पासी आपसे न्याय मांग रहा है और आपसे कहना चाहता है, और विशेष करके जो बेमेल गठबंधन करते हैं, जो बंद कमरों में साजिश करते हैं, उन बंद कमरे वालों से कहना चाहता हूं कि सुशील पासी प्रेम से तो डरता है, सहानुभूति से तो डरता है, इज्जत से तो डरता है, सबके प्यार और मोहब्बत से डरता है, लेकिन किसी की अतैची से नहीं डरता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, चुनाव तो 23 तारीख को होगा, लेकिन आज से ही विरोधी साजिश करना शुरू कर देंगे। एक सुशील पासी को हराने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आखिर सुशील पासी का दोष क्या है? मैं एक पढ़ने लिखने के बाद अगर राजनीति में आया तो मैं आपसे कहना चाहता हूं
ये सुरक्षित सीट है, किसी ना किसी को तो आपको विधायक बनाना ही बनाना है। एक तरफ सुशील पासी 22 साल से लड़ रहा है और कुछ लोग चंद मिनटों में टिकट ले आते हैं। कैसे लाते मैं नहीं जानता, पहली बार मैं टिकट से लड़ रहा हूं। मेरे जीवन में पहली बार है कि मैं कांग्रेस पार्टी के पंजे से चुनाव से लड़ रहा हूं। टिकट कैसे मिलता है मुझे नहीं पता, पहली बार प्रियंका गांधी का आशीर्वाद मिला तो मेरे जीवन का ये पहला चुनाव है जो एक राष्ट्रीय पार्टी के पंजे के निशान से लड़ रहा हूं। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, अगर सबको मौका मिल चुका है तो क्यों साजिश करते हो? आखिर कैसा विधायक बनाना चाहते हो? क्या उनको विधायक बनाना चाहते हो जिन्होंने कोई सामाजिक राजनीतिक संघर्ष नहीं किया है, जिन्होंने कभी किसी के सुख दुख में शामिल नहीं हुए हैं? और सुशील पासी पर 2 मुकदमे लिखे हैं। जानते हो मुकदमे किस बात के हैं? धरना प्रदर्शन के हैं। जब भी कोई सरकार आई, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई तो उसके खिलाफ भी सुशील पासी खड़ा हुआ और वो मुकदमे सुशील पासी पर सरकार ने लिख दिए, एक कोतवाल ने लिख दिए। सुशील पासी के खिलाफ कभी कोई 151 का मुकदमा नहीं हुआ और दूसरी सरकार आई तो उसने भी मेरे पास मुकदमे लिखने का काम किया। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आज सुशील पासी को प्रियंका गांधी जी ने न्याय कर दिया है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदल दीजिए और बछरावा की राजनीति को आप बदल सकते हैं। और मुझे कांग्रेस का सिपाही होने के नाते मैं आपको वचन देता हूं कि 32 साल पहले जो कानपुर में सरकारी फैक्ट्रियां खुलती थी, अगर आप चाहते हो कि अपने नौजवानों को नौकरी मिले, अगर आप चाहते हो कि महिलाओं की सुरक्षा हो, अगर आप चाहते हो कि सबको न्याय मिले, तो हमारी नेता ने कहा जो जमींदारी विनाश अधिनियम, ये इंदिरा गांधी की पोती है, राजीव गांधी की बेटी है, इन्होंने न्याय किया है। इंदिरा गांधी जब देश की कमान संभालती है तो गरीब गुरबा कमजोर झुग्गी झोपड़ी के लोगों को 2-2 बीघे 3-3 बीघे पट्टा देने का काम किया कि नहीं किया है? और कुछ सरकारें तो ऐसी आई उस कानून को खत्म कर दिया। और हमारी नेता ने कहा है, अपने घोषणा पत्र में जारी किया है कि अब किसी की झोपड़ी हटाई नहीं जाएगी, उसको जमीन का पक्का मकान दिया जाएगा और जमीन का मालिक बनाया जाएगा। इसलिए आपसे कहने आया हूं कि हमने हर जाति हर मजहब के लोगों का और हमारी नेता ने हमारे साथ अगर न्याय किया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारी घोषणाएं हमारी नेता ने करने का काम किया, बड़ी धृष्टता की है। नेता के सामने इतना नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं पहली बार आदरणीय शर्मा जी के आदेश का पालन मैंने किया है। मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरे से कोई भूल हुई हो। केवल एक ही बात कह रहा हूं कि 23 तारीख तीसरा खाना पंजे पर है बटन दबाना, पंजे पर है बटन दबाना। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि आप जानते हो कि जब आपके सामने मशीन होगी, उस मशीन में सुशील पासी की फोटो होगी और बगल में आदरणीय प्रियंका गांधी का पंजा का निशान होगा। दोनों निशान को देखोगे तो तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी, तुम्हारे मन की आवाज आएगी, तुम्हारे दिल से आवाज आएगी कि सबको देखा बार बार, सुशील पासी अब की बार। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं, मैं एक भी इंसान हूं। अगर आपको लगता है कि मैंने कभी कोई गलती ऐसी की है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका हक है, हमसे कहिए। लेकिन 22 सालों से किसी ने नहीं कहा। जब चुनाव आता है तो कहते हैं कि सुशील पासी बहुत खराब आदमी है। मैं 22 साल से सुनते सुनते थक गया और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर सभी लोग कहते हैं कि सुशील पासी खराब आदमी है और कुछ तो कहते हैं कि सुशील पासी खतरनाक आदमी है, तो मैं क्या खतरनाक लगता हूं? मैं क्या आपको खतरनाक लगता हूं? मैं पूछता हूं, वो माफिया जो मुझको डराना चाहते हैं, आज जनता की अदालत में पूछता हूं, बिशनपुर से लेकर बौदा कला तक चले जाओ, अगर प्रबुद्ध समाज का एक भी व्यक्ति कह देगा कि सुशील पासी ने कभी किसी पर 151 का मुकदमा लिखा है, मैं वचन देता हूं, अभी प्रियंका गांधी कहेंगी मैं चुनाव से बाहर चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पर झूठा आरोप मत लगाओ, मेरे ऊपर झूठा आरोप मत लगाओ। अगर कोई कुर्मी समाज का कह देगा, कोई लोधी कह देगा, कोई मौर्य कह देगा, कोई यादव कह देगा, कोई बढ़ई कह देगा, कोई लोहार कह देगा, कोई नाई कह देगा, कोई कश्यप कह देगा, अगर कोई भी व्यक्ति वो किसी भी जाति और धर्म का हो, अगर एक भी व्यक्ति कह देगा तो सुशील पासी अपने आप को राजनीति से बाहर कर लेगा। लेकिन पैसे वाले लोग
पैसे के अहंकार में हैं और कहते हैं कि हम लोगों को खरीद लेते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं, नेताओं को तो खरीद सकते हो, नेताओं को तो खरीद सकते हो, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता और बछरावा की जनता को खरीद नहीं सकते हो। आपके पास जो अकूत संपत्ति है, उस संपत्ति से आप बड़े बड़े नेताओं को खरीद सकते हो, लेकिन सुशील पासी जैसे तमाम छोटे छोटे कार्यकर्ता जो बछरावा क्षेत्र का अमन चैन चाहते हैं, उनको आप खरीद नहीं सकते हो। ये मैं आपको वचन देता हूं। और दूसरी बात, मैं आपको एक वचन और देता हूं। हमारी नेता ने बहुत सारे वचन दिए हैं, उस पर चर्चा हमारी नेता करेंगी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए एक से अलग से घोषणा पत्र जारी किया और नौजवानों के लिए अलग से एक घोषणा पत्र किया। उसकी चर्चा हमारी नेता करेंगी। मैं केवल एक वचन आपको देना चाहता हूं। सबसे पहला वचन देना चाहता हूं, जैसे आज आप मेरे सुख दुख में खड़े हो, भूखे प्यासे खड़े हो, सुशील पासी आपको वचन देता है, जैसे 22 साल सुख दुख में मैं खड़ा रहा, वैसे ही विधायक बनने के बाद मैं आप सबके सुख दुख में खड़ा रहूंगा और आपके घर घर में जाकर के आपकी समस्याओं को हल करने के लिए गांव गांव गली गली में घूमता रहूंगा। ये मैं आपको वचन देना चाहता हूं। और दूसरा वचन, विधायक लोग बनते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए बनते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमारे पूर्व विधायकों ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया है, हम उनका भी सम्मान करते हैं। जब जिसका समय आता है वो उस क्षेत्र को संवारता है। हम अपने सभी पूर्व विधायकों का भी सम्मान करते हैं, अपनी अपनी शैली होती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सुशील पासी शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में एक परिवर्तन, एक क्रांतिकारी कदम रखना चाहता है और विधायक बनने से बाद एक ऐसा कार्यालय बनाऊंगा कि क्षेत्र की कोई समस्या होगी आपको विधायक ढूंढना नहीं पड़ेगा और हमारे तीनों ब्लॉक में सुशील पासी और विधायक के कार्यालय होंगे, जहां पर आप अपनी एप्लीकेशन दे दोगे। और मैं वचन देता हूं, सुशील पासी की कलम मिलते ही सरकार से सुशील पासी कभी नहीं डरा। मैं तो सरकार में कभी था ही नहीं, जब विधायक बना नहीं, सरकार में रहा नहीं, सत्ता में जानता नहीं। केवल आप सुशील पासी को तो संसदीय निर्माण में सुशील पासी आपको वचन देता है, उसी कलम की ताकत से मैं आपको वचन देता हूं, आपके जितने भी अधूरे काम हैं उनको मैं करने का वचन देता हूं। और आखिरी बात मैं आपसे कहता हूं, कभी किसी का अहित न मैं किया हूं न मैं करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए, क्योंकि मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में जब से आती हैं, उन्होंने सबसे पहला काम किया कि लोग बंद कमरे में घोषणा पत्र बनाते हैं, लोग गठबंधन पार्टियों से करते हैं। हमारी नेता ने कहा गठबंधन हम जनता से करेंगे। किसानों से गठबंधन किया, नौजवानों से गठबंधन किया, दलितों से गठबंधन किया, पिछड़ों से गठबंधन किया और जो फुटपाथ पर काम करने वाले लोग हैं उनसे गठबंधन किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग 23 तारीख को जब आपके सामने मशीन होगी, उस मशीन में आप बटन दबाओगे तो मशीन बोलेगी टी, और जैसे ही बगल में वीवीपैट होगा उसमें पर्ची निकलेगी कांग्रेस की। समझ लेना कि तुमने प्रियंका गांधी को वोट दे दिया, सुशील पासी, केएल शर्मा और राहुल गांधी को वोट दे दिया। तुम्हारा काम खत्म और सुशील पासी का काम शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील पासी जी। और जिस क्षण का आप लोगों को इंतजार था, बड़ी बेसब्री से हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आपके बीच में सभा को संबोधन करने आ रही है। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से आदरणीय प्रियंका जी का स्वागत करें। प्रियंका गांधी बहनों और भाइयों, आप बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरी बहनों को घर भी जाना है, खाना पकाना है और काम करने घर के लिए, इसीलिए मैं कुछ बातें आपसे जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। श्री सुशील पासी जी
श्री किशोरीलाल शर्मा जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री अमर सिंह चौधरी जी, श्री पलटू पासी जी, श्री साहेब सरन पासी जी, श्री पंकज तिवारी जी, श्री रमेश शुक्ला जी, श्री निर्मल शुक्ला जी, श्री मनोज यादव जी और कांग्रेस पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, उन सबको बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। मेरी भाइयों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। देखिए, चुनाव का समय है। आपके सामने हर दल, हर पार्टी के नेता आते हैं। कुछ दिल्ली से भी आते हैं, कुछ रायबरेली से हैं, कुछ मुख्यमंत्री भी आते हैं, बाहर से तमाम जगहों से आकर आपके सामने प्रचार करते हैं। आते हैं कि नहीं? अब देखिए, सब आके अपनी बात आपके सामने रखते हैं। मैं भी उन्हीं की तरह कुछ बातों को आपके सामने रखूंगी और मुझे आशा है कि आप एकदम ध्यान से, समझदारी से सुनेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रदेश में, देश में आज दो तरह की राजनीति चल रही है। एक ऐसी राजनीति चल रही है जो जनता के सामने जो मुद्दे रखती है उससे जनता का कोई मतलब नहीं है। ये राजनीतिक दल जो धर्म, जाति, सांप्रदायिकता के आधार पर आपसे वोट लेने के लिए आपके सामने आते हैं, वो एक तरह की राजनीति चला रहे हैं। वो राजनीति क्या है? वो ये है कि उनको मालूम है कि 5 सालों में आपके सामने आएंगे। बसपा की राजनीति देखिए, बसपा के नेता जानते हैं जाति की बात करेंगे तो वोट उनको जाति के आधार पर मिल जाएंगे। समाजवादी दल के नेता जानते हैं कि अगर धर्म और जाति की बात करेंगे तो वोट उनको मिल जाएंगे। भाजपा के नेता जानते हैं कि अगर धर्म के आधार पर आपके जज्बातों को वो उभारेंगे, ध्रुवीकरण कराएंगे तो उनकी नैया पार हो जाएगी। और ये सब जो राजनीतिक दल हैं, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इनकी बातों से जो मुद्दे ये उठाते हैं, कोई पाकिस्तान की बात करता है, कोई बुलडोजर चलाने की बात करता है, कोई कहता है कि आप बहुत असुरक्षित हैं, कोई कहता है कि हम किसी की चर्बी निकालेंगे, कोई कहता है कि किसी की गर्मी निकालेंगे। कहते हैं ना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इन बातों से क्या आपका पेट भरेगा? इन बातों से आपकी तरक्की होगी? अरे इन बातों से आपका मतलब ही क्या है? कहाँ कुछ हो रहा है, कहीं दूर किसी और देश में क्या क्या बातें हो रही हैं, इनसे आपका मतलब क्या है? आज आपकी परिस्थिति क्या है आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। आप बहुत समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन नेता बातें क्या कर रहे हैं? क्या आपकी समस्याओं की बात कर रहे हैं? क्या नेता यहाँ आके पूछ रहे हैं कि मेरी बहनें महंगाई का सामना कैसे कर रही हैं? क्या इनके नेता आके पूछ रहे हैं कि किसानों के कितने कर्ज हैं, छुट्टा जानवर खेत खाए जा रहा है, उसको कैसे हल करें उस समस्या को? क्या नौजवानों से ये नेता पूछ रहे हैं कि भाई तुम्हें रोजगार कैसे दें? उठा ही नहीं रहे हैं ये मुद्दे, क्योंकि ये चाहते हैं, ऐसी राजनीति चाहती है कि आप गरीब रहें। ऐसी राजनीति चाहती है कि आपके जज्बातों को उभार कर वो खुद आगे बढ़ेंगे। ये राजनीति आपके विकास के लिए नहीं है, नेताओं के विकास के लिए है, कुछ राजनीतिक दलों के विकास के लिए है। ये ऐसी राजनीति है जिससे ये अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपने विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें पब्लिक की कोई सुनवाई नहीं है, इसमें आपकी कोई सुनवाई नहीं है। एक दूसरी राजनीति है जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब तक आपका विकास नहीं होगा, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होगे, जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े नहीं होगे, तब तक ये देश आगे बढ़ नहीं सकता।
तब तक इस प्रदेश का विकास नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि चुनाव के समय आपके मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि आपकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। जो धर्म की बातें करते हैं, आपको लड़ाने की बातें करते हैं, सबसे पहले उन्हें सेवा का धर्म निभाना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म एक नेता का सेवा होता है, उस धर्म को नहीं निभा रहे हैं। आज आपकी परिस्थितियां क्या है, मैं पूछ सकती हूँ आपसे? मेरी बहनें, गैस सिलेंडर आपको कितने रुपए का मिलता है? 1000 रुपए का खरीद पाती हैं? भर पाती हैं? मेरे भाई, आज आपकी बिजली बिल कितनी बड़ी बड़ी आती है? बहुत आ रही है ना? आप भर पा रहे हैं? आपको खाद मिल रही है समय पे? नहीं मिल रही। यहाँ जितने नौजवान हैं, पिछले 5 सालों में सरकार ने कितने रोजगार दिए आपको? दिए हैं? नहीं दिए। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, आपको कितने रोजगार दिए? आपके सशक्तिकरण की किसने बात की? नहीं की ना। तो मुझे बताइए, परिस्थितियां ये हैं कि महंगाई हद से ज्यादा बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ चुका है, आप सामना कर ही नहीं पा रहे हो इस महंगाई का। जितनी दिहाड़ी है, 200 रुपए दिहाड़ी है, 240 रुपए की एक सरसों की तेल की बोतल है, आप खरीद नहीं सकते। एक दिहाड़ी से एक सरसों की तेल की बोतल मिलती है आपको। मेरे किसान भाई हैं, मैं ललितपुर गई, किसान खाद की लाइन में खड़े हुए मर रहे हैं, जान जा रही है उनको। वो लाइन छोड़ने से डर रहे हैं कि लाइन छोड़ दी, खाद नहीं मिलेगी। आपको अपने उपज का दाम नहीं मिल रहा, फसल का दाम नहीं मिलता, धान का दाम नहीं मिलता, गेहूं का दाम नहीं मिलता, गन्ने के किसानों को गन्ने का दाम नहीं मिलता, आपको कर्ज माफ नहीं हो रहे। तो इन परिस्थितियों को बदलने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कर रहे हैं आप भी बार बार धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आंख मूंद कर वोट दे रहे हैं। आप इस राजनीति को उभार रहे हैं, इसकी सहायता, इसका समर्थन कर रहे हैं। तो कब बदलाव लाएंगे? और बदलाव कौन लाएगा? बदलाव आप लाएंगे। बदलाव आप ऐसे लाएंगे जब आप एकदम समझदारी से, अपने पूरे विवेक से अपना वोट डालेंगे। आज अगर आपके यहाँ छुट्टा जानवर की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी आ गए और एकदम सही समय पे आए हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनसे पूछिए, जब सरकार की नीयत सही होती है तो क्या नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने शपथ ली, 3 घंटे के अंदर अंदर सारे किसानों के कर्ज माफ होने शुरू हुए। आवारा पशु की समस्या है, छत्तीसगढ़ में इन्होंने उस समस्या को सुलझाया। कैसे? इन्होंने कहा कि जो इन छुट्टे जानवरों की देखभाल करेगा, उससे सरकार 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेगी। उस गोबर को लेकर उससे गोबर गैस बनाया जाएगा, वर्मी कंपोस्टिंग कराई जाएगी, सरकार के काम आएगी, जनता के काम आएगी। छुट्टा जानवर का देखभाल होगा, जो देखभाल कर रहा है वो कमाई भी कर लेगा। इनके यहाँ छुट्टे जानवर की जो समस्या है वो तकरीबन सुलझ गई है। आपकी यहाँ जो भाजपा की सरकार है, 5 सालों से देख रही है कि आप रात को चौकीदारी कर रहे हो अपने खेतों की, लेकिन छुट्टे जानवर की समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने इतना काम नहीं किया है। एक योजना नहीं बनाई है। इनके गौशालाओं में गाय धूप में खड़ी रहती है, ऊपर छत नहीं है, पीने का पानी नहीं है, चारा नहीं है। मैंने वीडियो देखे हैं, आपने भी देखे होंगे
किस तरीके से जब गाय के घाव हो जाते हैं तो जंगली कुत्ते उसको काट रहे हैं, ढेर के ढेर जिंदा गाय गाड़ रहे हैं। सारे वीडियो सबने देखे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कौन सा धर्म निभा रहे हैं? कौन सा धर्म निभा रहे हैं? धर्म निभा रही है कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में, जिसने छुट्टे जानवर के देखभाल की योजना बनाई है जो सफल हुई है, जिसने किसानों का कर्ज माफ किया है, जो रोजगार देती है। आज सरकार में 12 लाख पद खाली हैं, एक रोजगार नहीं दिया। 12 लाख पद खाली हैं। 5 सालों में इनको उत्तर प्रदेश में 12 लाख बेरोजगार लड़कियां नहीं मिली। मुझे तो हर जगह मिल रही है। उठाइए हाथ, कितने बेरोजगार हैं? हजारों तो यहां बैठे हुए हैं। तो पद क्यों नहीं भरे हैं? ये पद खाली क्यों रखे हैं? इस सरकार ने ऐसी योजनाएं क्यों बनाई हैं जिससे आप आत्मनिर्भर नहीं हो? ऐसी योजनाएं बनाई हैं, मैं बताती हूं। आपको एक बोरा राशन मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता, चलो। लेकिन कहीं कहीं ये एक बोरा राशन दे देते हैं, कहीं कहीं ये कहते हैं कि खाता खोलो, थोड़े बहुत हम 1000-2000 रुपए भेज देंगे हर 2-3 महीने। कहीं कह देते हैं कि लो एक गैस सिलेंडर ले लो मुफ्त। यही है इनकी योजनाएं। अब इन योजनाओं को समझो। आपको एक मुफ्त गैस सिलेंडर दिया, उसके बाद आप भर नहीं पाए, उसके बाद आप नया खरीद भी नहीं पाए, ठीक है। दूसरी योजना को समझिए, एक बोरा राशन दे दिया। मैं नहीं कह रही हूं कि ये गलत है, अच्छा है राशन दे रहे हैं, लेकिन आप अपने पैरों पे क्या उस राशन के आधार पर खड़े होंगे? आपको उस बोरे राशन पर निर्भर क्यों बना रहे हैं? क्यों चाहते हैं कि आपके बच्चे, आप उस एक बोरे राशन के लिए इंतजार करें? क्यों चाहते हैं? सोचिए। जो इनकी योजनाएं हैं, मुफ्त गैस सिलेंडर, राशन, थोड़े बहुत पैसे दे दिए, जिसके लिए आप दिन रात इंतजार करेंगे कि हाँ मुझे राशन का बोरा मिलेगा, उसी से आप खुश हो जाएंगे। ये सिर्फ वोट लेने की योजनाएं हैं। ये सिर्फ आपको गरीब रखने की योजनाएं हैं, आपके भविष्य की योजनाएं नहीं हैं। इससे आप अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो सकते। आप हमेशा के लिए निर्भर रहेंगे उन पर। यही चाहते हैं। ये आपको सशक्त नहीं बनाना चाहते, आपको अपने पैरों पर खड़ा नहीं करना चाहते, क्योंकि जिस दिन आप सशक्त हो जाएंगे, आपको रोजगार मिल जाएगा, आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आप सशक्त बनेंगे, उस दिन आप सवाल उठाना शुरू करेंगे। उस दिन ये तमाम नौजवान जो आज आवारा घूम रहे हैं, उनके अंदर वो गुस्सा नहीं होगा जिसका इस्तेमाल ये सरकार करती है, जिसका इस्तेमाल एक ऐसी राजनीति करती है जो आपके जज्बातों को चुनाव के समय धर्म और जाति के आधार पर उभार कर वोट लेती है आपसे। आप जब सक्षम हो जाएंगे तो कोई आपकी सुरक्षा की बात इसलिए नहीं करेगा, क्योंकि आप अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। जब आप रोजगार पाएंगे, जब आप कमाएंगे, तो आप अपना सम्मान खुद करेंगे, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ये सुरक्षा, सम्मान, धर्म की बात क्यों करते हैं? क्योंकि विकास की बात करने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि ये आपको गरीब रखना चाहते हैं। इनकी पूरी सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। जितनी भी संस्थाएं थी जिनसे आपको रोजगार मिलता था, सरकारी संस्थाएं, BHEL जैसे, रेलवेज जैसे, NTPC जैसे, उनको या बेच डाला या बेच डालने की योजना बना चुके हैं। और किसको बेच रहे हैं? अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्र को, अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को। काले किसान के कानून लाए, उन कानूनों का मतलब क्या था? मतलब मैं बताती हूँ, किसान मेहनत करेगा, किसान खून बहाएगा, किसान पसीना बहाएगा, कमाई कौन करेगा? उनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्र। यही थे वो किसान कानून। इसीलिए किसान
ने विरोध किया, आंदोलन किया। इनकी जो सरकारें हैं वो गरीबों की सुनवाई नहीं करते। जब आप आंदोलन कर रहे थे इस देश के किसान, 1 साल के लिए आप दिल्ली की बॉर्डर पे खड़े रहे। ये प्रधानमंत्री जी जो 16,000 करोड़ रुपए के हवाई जहाज खरीदकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, ये प्रधानमंत्री अपने घर से निकलकर आप तक पहुंच के 10 किलोमीटर चलकर आपके पास नहीं आए पूछने के लिए कि आपके हालात क्यों हैं, कि आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं। कह रहे थे कानून आपके लिए है। फिर क्या हुआ? चुनाव आने लगा। चुनाव में 2 महीने बचे थे, घबराने लग गए कि ये तो किसान हिल नहीं रहे हैं। अचानक टीवी पे आए, माफी मांगी, आंसू बहाए, कहा कि ये कानून गलत थे, हम इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। क्यों 5 सालों से नहीं सूझा क्या आपको कि गलत कानून थे? क्या 700 किसानों को शहीद होने की जरूरत थी आपको इस बात को समझने के लिए? क्या आपके मंत्री के बेटे ने जब 6 किसानों को कुचल डाला तो आपको समझ में नहीं आया कि कुछ गड़बड़ है? उस मंत्री के साथ आप आज भी मंच पे खड़े हैं, उससे अभी तक आपने इस्तीफा नहीं लिया, उसके बेटे को आपने जमानत भी दिलवा दी, उसको रिहा भी करवा दिया। क्या आपको समझ में नहीं आया कि ये कानून गलत थे? कोई सुनवाई नहीं है जी, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है। प्रयागराज में एक पासी परिवार की हत्या हो गई। निर्ममता से ऐसी हत्या इतनी क्रूर तरह से हुई, जब मैंने उसका वीडियो देखा मेरा दिल दहल गया। मैं उस परिवार से मिलने गई, मैंने पूछा क्या सरकार से कोई मदद मिली है? नहीं मिली। क्या पुलिस प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया, आपको मदद की? नहीं किया, नहीं की। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिसने यह अपराध किया है वो भाजपा के नेताओं के करीबी है। जब एक दलित महिला का बलात्कार हुआ हाथरस में, हम उस परिवार से मिलने गए, पूरी पुलिस की सेना खड़ी है हमें रोकने के लिए, लेकिन वो पुलिस वाले तब नहीं थे जब उस लड़की का बलात्कार हो रहा था। उसके परिवार को मदद नहीं किया उन्होंने। जब हम परिवार के सदस्यों से मिलने गए, उन्होंने भी हमें बताया कि हमें मदद नहीं मिल रही है दीदी। उल्टा अब हम पे पहरेदारी हो रही है। अपराधी वीडियो पे वीडियो बना रहे थे कि देख लेना हम क्या करेंगे। पुलिस प्रशासन ने रोका नहीं। जब अरुण वाल्मीकि के परिवार के 18 सदस्य आगरा में उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाए गए और वहां पर उनको 3 दिन के लिए रख के पीटा, मारा, एक की जान ले ली। एक महिला को ऐसा पीटा कि वो कांप रही थी जब मैंने से बात की। उसका 1.5 महीने का बच्चा था। तो कहाँ थी ये सरकार? कहाँ था इसका पुलिस? कहाँ थी इसकी पुलिस? कहाँ था प्रशासन? किसकी सुरक्षा की बात करते हैं? जब महिला असुरक्षित है, दलित असुरक्षित है, किसान असुरक्षित है, नौजवान असुरक्षित है, किसकी सुरक्षा की बातें कर रहे हैं? अपनी सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। ये अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपने लिए सत्ता चाहते हैं, किसी भी हालत में कुछ भी करके सत्ता में रहना चाहते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं। ये है ये सरकार। और ये मत समझिए कि समाजवादी दल और बसपा कोई अलग राजनीति कर रहे हैं। जब आप पर संकट आए, आपने संघर्ष किया तो कहाँ थे इनके नेता? 3 सालों से अपने घर से नहीं निकले, किसानों से मिलने नहीं गए, जिन पर अत्याचार हुआ था उनसे मिलने नहीं गए। नौजवान जब आंदोलन कर रहा था परीक्षाओं के लिए तब उनसे मिलने नहीं गए, निकले ही नहीं। कोरोना हुआ, घर में दुबके रहे। कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता सड़क पे उतरा, कोरोना में लंगर किया, करवाया, ऑक्सीजन को उपलब्ध कराया, जहां से भी मिल सकता था लेके आया। कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस का नेता आपसे पिछले 3 सालों के लिए आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर आपकी आवाज उठा रहा है, कह रहा है कि प्रदेश की राजनीति बदलो, जनता की आवाज सुनो,
जनता बहुत ऊब चुकी है, बहुत परेशानियां हैं, सामना नहीं कर पा रही है। जनता की मदद करो। लेकिन ये राजनीतिक दल, इनके नेता कोई नहीं सुन रहा है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के 19,000 कार्यकर्ता आपके लिए जेल गए हैं पिछले 1.5 सालों में। कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? कह रही है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आपके कर्ज माफ किए गए किसानों के, उस तरह से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, आपके सारे कर्ज माफ किए जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि आपके जो बिजली के बिल आ रहे हैं उनको आधा करेगी। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिन जरूरतमंद परिवारों को, जिन छोटे बिजनेस वालों को कोरोना के समय बिजली के बिल भरने पड़े, उनका बकाया हम साफ कराएंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी मेरी बहनों के लिए कह रही है कि आपको सशक्त करने का काम करेंगे। 40% महिलाओं को टिकट दिया है। ऐसी महिलाएं लड़ रही हैं जिन पर बहुत भयंकर अत्याचार हुए हैं। वो जीते हारे कोई बात नहीं, खड़ी होकर लड़ रही हैं, क्योंकि हमने उनसे कहा है कि जो अत्याचार आप पे हुआ, जिस अपराधी ने किया, उस अपराधी को सत्ता बचा रही है। तुम सत्ता को अपने हाथों में लो, अपनी लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम अपनी बहनों के लिए कह रहे हैं कि जब आपकी सेहत खराब होती है और आप ब्लॉक के अस्पताल में जाते हैं, आपको पुरुष डॉक्टर मिलता है। कई बार आप अपनी बात बता भी नहीं सकते। हम चाह रहे हैं कि हर अस्पताल में आपके लिए अलग से, हर ब्लॉक के अस्पताल में एक महिला डॉक्टर, एक महिला नर्स होनी चाहिए। हम कह रहे हैं हम कराएंगे। हम कह रहे हैं महिलाओं की शिक्षा के लिए हर जिले में हम केंद्रीय विद्यालय जैसे सिर्फ महिलाओं के लिए पाठशालाएं लगवाएंगे, जिसमें आपको सिर्फ शिक्षा नहीं लेकिन रोजगार लेने का हुनर दिलवाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि आपको ये एक गैस सिलेंडर देते हैं, हम 3 दे देंगे, ठीक है लीजिए, लेकिन आपको सशक्त करके रहेंगे। हम कह रहे हैं कि पुलिस में 25% भर्तियां महिलाओं की होंगी, क्योंकि जब आप पर अत्याचार हो तो आपको पुलिसकर्मी महिला मिले। हम कह रहे हैं कि हर तरह का अत्याचार महिला पे होता है, सब जगह अन्याय है। ये मेरी पुलिस की पुलिसकर्मी बहन खड़ी हुई हैं, इनके जो पोस्टिंग होती है, अपनी आपका जिला कहीं है, आप जहाँ पे रहते हो कहीं है और आपकी पोस्टिंग कहीं और हो रही है। कल मैं एक पुलिसकर्मी महिला से मिली, उसका घर अलीगढ़ में है और उसकी पोस्टिंग यहाँ रायबरेली में है। तो कैसे काम करेगी बेचारी? आपके लिए भी हम कह रहे हैं, आपके साथ अन्याय हो रहा है, हम आपकी पोस्टिंग आपके घर के जिले में कराएंगे। हम कह रहे हैं कि जितने भी सरकारी रोजगार हैं उनमें से 40% महिलाओं को दिलवाएंगे। पहले के आरक्षण के तहत नौजवानों के लिए हमने एक पूरा विधान निकाला है, उसका नाम है भर्ती विधान। उसमें क्या लिखा है सुन लीजिए कि अगर एक नौजवान खास तौर से पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग का हो और अपना छोटा कारोबार शुरू करना चाहता है, छोटा सा बिजनेस बनाना चाहता है, तो हमारी सरकार 5 लाख रुपए आपको देगी 1% ब्याज पे, ताकि आप अपने पैरों पर खड़े हो पाए, ताकि आपका आत्मसम्मान हो, आपके परिवार को आप पर गर्व हो कि आप कमा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 12 लाख सरकारी पद खाली हैं, उनको सबसे पहले हम भरेंगे। पूरा खाका तैयार किया है कि कौन से पद कहाँ हैं, किस तरह से उनको हम भरेंगे। हम कह रहे हैं कि 8 लाख रोजगार हम अलग से पैदा करेंगे। जहाँ जो हुनर है वहाँ पे पूरी सुविधा मिलेगी उस हुनर के लिए। मुरादाबाद में पीतल का हुनर है, मिसाल के तौर पर हम कह रहे हैं कि मुरादाबाद में जो पीतल का काम करना चाहता है, जो नौजवान एक छोटा सा पीतल का बिजनेस शुरू करना चाहता है या कोई कर रहा है, उसके लिए हम पूरी सुविधाएं उपलब्ध करेंगे। हम कह रहे हैं कि ये जो भर्ती के इम्तिहान हैं, जो परीक्षाएं हैं, जिसको दे कर आप थक गए हैं, आपके करियर बर्बाद हो गए हैं, आप सालों इंतजार करते हैं, नियुक्तियां नहीं होती क्योंकि इस सरकार ने उसमें भी घोटाला किया है। हम कह रहे हैं कि उसको हम पारदर्शी बनाएंगे, एक जॉब का कैलेंडर बनाएंगे,
जिस दिन परीक्षा होगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन नियुक्ति होगी, वो सारा उस कैलेंडर पर होगा और हम एक ऐसा कानून लाएंगे कि कोई अधिकारी उससे इधर उधर होने की कोशिश करे तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो ये सारी योजनाएं हमने बनाई है और हम चाहते हैं हम इनको आपके लिए उपलब्ध करें। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ये है कि एक सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए, यही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि अब जो चुनाव आ रहा है इसमें अपना वोट जो है व्यर्थ मत कीजिए। बहुत हो गया है, बहुत देख लिया है आपने। ये धर्म और जाति की राजनीति आपका पेट नहीं भर रही है, आपको कमाने नहीं दे रही है, आपको दबाने की राजनीति है, आपको गरीब रखने की राजनीति है। इसमें से निकलिए, एक ऐसी राजनीति लाइए अपने प्रदेश में, अपने देश में, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करे, आपके लिए समर्पित हो, आपको आगे बढ़ाने का काम करे, आपके विकास की बात करे, आपके मुद्दों की बात करे। अगर आप सुशील पासी जी को, हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे इस चुनाव में, तो आप एक ऐसी राजनीति का संदेश यहां से पूरे प्रदेश और पूरे देश में देंगे। हमारी सरकार आई तो हम ये सारी चीजें, ये सारी योजनाएं आपके लिए, आपके विकास के लिए लागू करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। इन बातों को मन में जरूर रखना। जब आप वोट डालने जाएंगे तो याद रखना कि मैंने क्या कहा है। जो आपके साथ बीता है पिछले 5 सालों में, उसे याद रखना, भूलना मत। उसी के आधार पर आप वोट देना, क्योंकि किसी ने आपके साथ न्याय नहीं किया। आपके साथ आपके विकास का काम, आपके लिए समर्पण नहीं दिखाया इन्होंने। तो ये बातें समझ लीजिए और इस चुनाव में भारी बहुमत से कांग्रेस के प्रत्याशियों को आप जिताइए, ताकि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति, एक नई सरकार आए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रियंका जी। और अंत में मैं गुजारिश करूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी। 2 मिनट आप मुख्यमंत्री जी को सुन लीजिए। मैं सबसे पहले विलंब से आया उसके लिए क्षमा चाहता हूं। लगातार कार्यक्रम चल रहे थे और आने में देर हुई, इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहते हुए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय प्रियंका गांधी जी, आदरणीय के.एस. शर्मा जी, सुशील पासी जी, पंकज तिवारी जी, रमेश शुक्ल जी, अवधेश चौधरी जी, गौरव मिश्र जी, प्रदीप चौधरी जी, अमर सिंह जी और सभी उपस्थित भाइयों, बहनों, युवा साथियों और पत्रकार मित्रों, 3 चरण के चुनाव हो चुके, 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें से उत्तराखंड, गोवा और पंजाब के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। एक बात स्पष्ट हो गया है, ये 3 राज्य में जहां चुनाव हो चुके, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह साफ हो चुकी है। चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे पंजाब हो। अब बारी उत्तर प्रदेश की है। 3 चरणों के चुनाव हो चुके, अब तो भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाने लगी है, उनके नेताओं के जवान लड़खड़ाने लगे हैं। ये तो योगी जी को पहले ही मठ में बिठाने की तैयारी कर चुके हैं। केवल आपको पंजा के बटन पे उंगली रखने की आवश्यकता है। मोदी जी और शाह जी ने योगी जी को मठ में बैठाने की व्यवस्था कर ली है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी संघर्ष का पर्याय बन चुकी है।
जहां भी अन्याय हुआ, जहां अत्याचार हुआ, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे उन्नाव की बात हो, चाहे वो सोनभद्र की बात हो, दलितों पर अत्याचार हुआ, महिलाओं पे अत्याचार हुआ, प्रियंका जी वहां खड़ी रही। सरकार को झुकना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के छाती पे गाड़ियां चला दी, उनके नेताओं पे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। प्रियंका जी लखीमपुर खीरी गई, मजबूरन भारतीय जनता पार्टी को तेनी के हालात को जेल भेजना पड़ा। तो आज किसानों के लिए कोई लड़ाई लड़ रही है तो केवल प्रियंका गांधी है, दलितों के लिए कोई लड़ाई लड़ रही है तो केवल प्रियंका गांधी है, महिलाओं के सम्मान के लिए कोई लड़ाई लड़ रही है तो केवल प्रियंका गांधी है, और नौजवानों का कोई न्याय दिला सकती है तो केवल प्रियंका गांधी है। तो आज ये प्रियंका गांधी वो प्रियंका गांधी है जिनके रगों में गांधी नेहरू परिवार का खून दौड़ता है। जिस परिवार ने देश के आजादी के लिए हो, चाहे देश के नवनिर्माण के लिए हो, चाहे जरूरत पड़ी तो देश के एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज उत्तर प्रदेश में जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ कोई लड़ रही है तो प्रियंका गांधी लड़ रही है। ये जाति और धर्म की जो राजनीति करने वाले हैं उनका संतुलन अब बिगड़ चुका है। अब जनता जाग चुकी है और प्रियंका जी के नेतृत्व में किसानों के हक की लड़ाई, मजदूरों के हक की लड़ाई, नौजवानों और महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कृत संकल्पित है यहाँ की जनता। और मैं कहना चाहूंगा कि प्रियंका जी ने आपसे न केवल वादा किया, प्रतिज्ञा की है कि 2500 रुपया क्विंटल में गेहूं और धान खरीदी की जाएगी, 400 रुपया क्विंटल में गन्ना खरीदा जाएगा, 20 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। ये केवल थोथे वादे नहीं है, हम जुमलेबाज नहीं है। मोदी जी जैसे 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात हम नहीं कर रहे हैं, 15 लाख सबके खाते में आने की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहां 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदी किया जा रहा है, वहां किसानों के ऋण माफी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनाई है और 2500 रुपया क्विंटल में धान और गेहूं खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। ये जब छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। वहां तो छोटा राज्य है, 2,80,000 लोगों को सरकारी नौकरी हमने दे दी है 3 वर्षों में, तो ये तो हमसे 8 गुना बड़ा राज्य है। यदि प्रियंका जी ने 20 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही है, जब छत्तीसगढ़ में हो सकता है तो यहां भी हो सकता है। गोबर जब वहां खरीद रहे हैं तो यहां भी खरीदी होगी। सवाल इस बात का है कि आपका जो वोट है वो आपका उंगली है वो पंजे के निशान पे पड़े। महंगाई यदि रोकना है, बेरोजगारी रोकना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए। हिमाचल प्रदेश में वहां की जनता ने कांग्रेस पे विश्वास किया, 1 लोकसभा और 3 विधानसभा कांग्रेस जीती। दूसरे दिन 5 रुपया पेट्रोल में, 10 रुपया डीजल में कमी आ गई। तो आपको यदि महंगाई रोकना है तो भारतीय जनता पार्टी खराना होगा और कांग्रेस को जिताना होगा। और इसके लिए प्रियंका जी के नेतृत्व में सारे कांग्रेस जन लड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ भी परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी सफाया होगा और महंगाई से भी निजात मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ भाई पासी को आपका भरपूर स्नेह और प्यार मिले, यही आप सबसे निवेदन और आग्रह करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार मुख्यमंत्री जी, नारा की आप अपील। सब लोग यहाँ आए, आप सब लोगों का बहुत सोनिया बहुत धन्यवाद। गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, 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 प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा, शील पासी जीतेगा।
सुशील पासी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। सुशील पासी जीतेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस।